से आप वहाँ जा सकते हैं। तीसरा अब ये हुआ कि यहाँ कुजू डैम, आप सोचिए ये 1978 को 3 स्टेट ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को बनाया और यहाँ बिना ग्राम सभा से पारित किए हुए इस प्रोजेक्ट पे तब से 1978 से अभी तक शुरू हुआ है। अब इस चीज को रोकने के लिए उस समय का जो तत्कालीन जो सरकार थी वो तो खुद इन लोगों के साथ मिलकर के बनाया, तो यहाँ के जो सांसद हुए, विधायक हुए, उन लोगों ने भी इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अब सोचिए यहाँ से कुछ राजनीतिक फायदा के लिए यहाँ वर्तमान जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए था? अब उन लोग पूर्ण बहुमत में है, सत्ता में है, हाईकोर्ट बोल रहे कि यहाँ 6,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसलिए इस कुजू डैम को बनाना जरूरी है। हम सरकार से अपील करते हैं वो 6,000 करोड़ हाईकोर्ट के मुंह पे मारिए और इस डैम को पूर्णतः रद्द कर दीजिए। सवाल, अगर ये डैम बनता है तो 200 गांव ये डूबेगा, ये लोग जाएंगे कहां? फिर वही चाईबासा में आएंगे, गुलगुलिया तक की तरह उन लोग का जिंदगी होगा। कुछ यहाँ से जिनको पैसा दिया गया उन लोग डूबेगा ये सोच कर उन लोग उड़ीसा चले गए। जो लोग उड़ीसा चले गए उन लोगों ने यहाँ का भाषा और संस्कृति, रीति रिवाज सब चीज भूल गए। अब जो यहाँ पड़े हुए हैं डैम डूबी क्षेत्र में, अगर उन लोग को डैम बना करके जबरन हटाया जाए तब उन लोग का भाषा संस्कृति क्या होगा? उन लोग जो जिसको हड़गड़ी ससंदरी जिसको बोलते हैं, जायरा देसाउली, उन लोग लेके कहां जाएगा? वो मंदिर थोड़ी है कि जहां पर आप चाहा वहां पर एकदम खड़ा कर दिए गिट्टी पत्थर का और आपका एकदम देसाउली हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम हिंदू पद्धति में आते हैं तो कहीं रोड सड़क पे अगर मंदिर बनता है उसको लोग नहीं हटाते हैं। तो हमारा इतना 200 गांव का देसाउली, 200 गांव के हजारों लोगों का आदिम, उसके बाद उन लोगों के ससंदरी को कहां लेके जाएंगे? तो ये जो विनाशकारी बहुउद्देशीय योजना है जो कहता है कि 87,000 हेक्टेयर में आपको हम सिंचाई का सुविधा देंगे, आप क्यों नहीं बोलते हैं कि सिंचाई के बदले जो आप हजारों फैक्ट्रियों को आप पानी देते हैं उसका रॉयल्टी, जब आप माइंस से 1% आप रॉयल्टी यहाँ के लोगों को नहीं दे रहे हैं तो भाई जिसको आप पानी देंगे, मेरा जमीन से जब हम विस्थापित होते हैं तो उसका रॉयल्टी हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। कारपोरेट बोलती है कि हम 10 किलोमीटर रेडियस में आपका विकास के लिए काम करेंगे। अब यहाँ देखिए जितने जो फैक्ट्री बना है, अगर हम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे 1182, ये गूगल बाबा कहता है कि 1182 फैक्ट्री है। तो इन लोगों का अगर 10 किलोमीटर का अपना सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अगर इन लोग विकास करता तो आज ये सिंहभूम का स्थिति क्या होता? विकास का बात तो छोड़िए, इन लोग स्थानीय लोगों को ठेकेदारी में भी काम पे नहीं रखता है, जिस वजह से यहाँ सिंहभूम के लोग अब बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, कोलकाता यहाँ भागने को मजबूर है। इसीलिए पहले भी मैं कहा था कि अगर आप लोग जेबी केसेस पे भरोसा करें और सचमुच में अगर यहाँ से प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसको एक बार जिताने का प्रयास कीजिए, सिर्फ एक बार। इसके बाद इस एरिया में क्या परिवर्तन हो सकता है उस पर हम लोग बिल्कुल। अभी हमने जो जैसे माइंस का लूट, अभी जो कुजू डैम का जो बात हमने किया, क्या हमें नहीं लगता है कि यहाँ इसका मेन कारण हमारे जनताओं को गुणवत्ता शिक्षा ना मिलने के कारण, अब तो हम इस क्षेत्र में या तो देश में कहीं भी 95% तो लोग अशिक्षित ही हैं, गुणवत्ता शिक्षा नहीं है, भले ही क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। जिस तरह से अभी कुजू डैम का मामला आ रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, मतलब आपस से अभी जिस तरह से हमने अभी बात रखा, तोड़ा जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ की जो जनता को उठाने के लिए हमें गुणवत्ता शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, जो कि आज यहाँ पे स्कूल को मर्ज करके और सही शिक्षा नहीं, और वहाँ पर मध्याह्न भोजन सिर्फ चला के यहाँ किया जा रहा है? क्या इसका भी एक कारण ये हो सकता है? अगर ये कारण है तो ये जेबी केसेस या तो ये पश्चिमी सिंहभूम के लिए आप इस शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है। शिक्षा से ही आदमी का पहचान होता है, उसका व्यक्तित्व विकास होता है। और सिंहभूम में ये ज्वाइंट जो सिंहभूम था, आज सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, एक ये डिवाइड एंड रूल के नीति के तहत इसको बांटा गया। आज फिर से एक और सिंहभूम को जिला के रूप में आपका चक्रधरपुर उसको जिला बनाया जा रहा है।
अब यहाँ हो लोगों को इतना टुकड़ों में बटा गया है कि इन लोग अब एकजुट नहीं हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ का शिक्षा नीति, जैसे कि अब भारतीय संविधान में अब 350 की बात हम करते हैं, अब उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को अपना मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कोठारी आयोग 1973 जो त्रिभाषीय फार्मूला के आधार पर जो नियम बनाया था कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ यहाँ के लोग अपना मातृभाषा में भी पढ़ेंगे, ये 1972 में केंद्र सरकार ने दिया था। उसके बाद बिहार से ये कोठारी आयोग जो अपना लेटर, फिलहाल याद नहीं है लेटर नंबर, लेकिन 1973 में इसको पारित किया था। 1973 से यदि आज हम लोग 2024 तक का अगर करेंगे तो झारखंड सरकार मात्र ये 2 साल पहले झारखंड नहीं, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब ये 2022 बना। अब उसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय जो शिक्षकों का हो भाषा, या तो जितना झारखंड में 2010-11 में जो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो भाषा विकास के लिए यहाँ भाषाई शिक्षकों का जो नियुक्ति होना चाहिए था, वो अभी तक 14-15 साल होने जा रहा है, भाषाई शिक्षकों का नियुक्ति नहीं हुआ। ये एक तरफ है। आपने जो कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर स्कूल में देख लीजिए, जिस स्कूल में टीचर नहीं है उसको बगल के स्कूल के साथ उसको मर्ज किया गया। हर स्कूल में मात्र एक टीचर है, वो भी पारा। अब पारा टीचर की स्कूल, पारा टीचर किसको बोलते हैं? वो ठेकेदारी में आज स्कूल चल रहा है, जहां एजुकेशन लोगों का एक रीढ़ की हड्डी है। अब उसको ठेकेदार के माध्यम से चलाइएगा तो कितना सुंदर चलेगा। जब आज शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अमेरिका की अगर बात करेंगे, अमेरिका में शिक्षकों का दर्जा सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ शिक्षकों को एक कुली कवाड़ी की तरह काम करवाया जा रहा है। एक पारा टीचर जिसको मात्र 10,000, 12,000, 15,000 मान दे करके उसको 8 घंटा खटवाया जा रहा है। तो उसके बाद एक पारा टीचर बच्चों को पढ़ाएगा या कि अपना मिड डे मील बनाते रहेगा? बच्चा को पढ़ाने के लिए उसको वहीं नहीं रखा गया है। कितना बच्चा आया उसका गिनती करने के लिए, और उन बच्चों को मिड डे मील मिला कि नहीं, कल क्या बनेगा, उसमें उसको उलझा दिया गया। यानी कि साफ तौर से सरकार का यह मंशा है कि बच्चा खा पी करके बलवान रहे और दिमाग में सिर्फ भूसा भरे रहे, ताकि वो मजदूर कुली कवाड़ी ही बने। आप इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा जो उस स्तर का जब ग्रेजुएशन भी कर जाता है, उसमें जब कंपटीटिव करने का उसमें क्वालिटी नहीं रहेगा, वो बेंगलोर चेन्नई वो ठेकेदारी करने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा ही। ये सरकार का मंशा। अब एक तरफ और चीज जोड़ लीजिए, और कौशल विकास के नाम से यहाँ पे कौशल विकास योजना चलाते हैं एजेंसी के माध्यम से। कौशल विकास जब होता है तो उन लोग को कहाँ नौकरी देता है? वो चेन्नई में, बेंगलोर में। तो ये सारा चीज अगर ये जेबीकेएस को अगर हम लोग मजबूती प्रदान नहीं करेंगे तो स्थानीय लोगों को ये रोजगार नहीं मिलेगा। एक गाना बना था बीच में, शायद आप लोगों ने सुने होंगे कि नियोजन नीति खत्म हुआ हेमंत के सरकार में। अब नियोजन नीति को जितना कड़ाई के साथ यहाँ लागू होना चाहिए था, स्थानीय नीति को जितना यहाँ कड़ाई के साथ लागू होना चाहिए था, और ना लागू करके अभी 2 दिन पहले एक रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश बिहार के सारे लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं। क्या ये सरकारी कोई चरागा है कि किसी का बैल बकरी भी आके यहाँ घास चर के चला जाए? इसीलिए जिस मकसद से हम लोगों ने झारखंड लड़ के लिया था, आज ये झारखंड तार तार हो चुका है। आपको इसको पुनर्निर्माण की जरूरत है, और यहाँ पे हर वर्ग के लोगों को जेबीकेएस में आज जरूरत है। जो उम्रदार हो गए हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा जिंदगी झारखंड एक अच्छा झारखंड के संघर्ष में उन लोग गुजार दिया, उन लोगों को भी आज इस मंच पे स्वागत है। उनको इस जेबीकेएस को मजबूती देना है। वरना यहाँ एक चीज और एक जोड़ेंगे, हम लोग वो हैं जो इतना दिन आंदोलन करके ये आज जो सरकार है उसको हम लोगों ने समर्थन दिया, बदले में इस सरकार ने यहाँ के लोगों को क्या किया, यह जग जाहिर है। तो ये इन युवाओं का जो गुस्सा है, यूं ही इन्हें रोजगार करना चाहिए। ये नेट क्वालिफाइड है, ये बीएड है, ये एमएड है, इन लोगों को जॉब चाहिए, लेकिन आप इनको जॉब देने के बदले में रोड में उतार देते हैं। बिल्कुल। क्यों उतारते? क्योंकि आपके पास कोई नीति निर्धारण कुछ भी नहीं है। इसलिए ये लोग आज खुद
इस मकसद के साथ आए हैं कि सरकार अगर हमें रोजगार नहीं देती है तो हम सरकार खुद बनाएंगे और रोजगार भी युवाओं को देंगे। बस शायद आपका सवालों का जवाब मैं दे पाया, इससे मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद।